हमें यहाँ से शुरू करना था ना, बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना आतिफ? हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस मैम। मैम हम ओपीसी पे थे 1% कंपनी, उस पे एलिजिबिलिटी तक किया था। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी इज़ क्वाइट रेवोल्यूशनरी। इट गिव्स इंडिविजुअल, यहाँ पे हमने क्या देखा था अभी तक ओपीसी में, कि ओपीसी में ओनली वन मेंबर होता है, ठीक है। दिस कमिटी वॉज रिकमेंडेड बाय जे रानी एक्सपर्ट कमिटी। ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकते हैं। फिर उसके बाद ओपीसी डज नॉट नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, एनुअल जनरल मीटिंग्स, मतलब इनके पास ये सारी रिलैक्सेशंस होती हैं। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी हमने देखी थी कि जो मेंबर होना चाहिए और जो नॉमिनी होना चाहिए, दैट शुड बी ओनली नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीज़न है और रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है। और रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन क्या थी? जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा हो, ठीक। फिर ये कुछ कंडीशंस थी हमारी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी। द कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी इज क्वाइट रेवोल्यूशनरी। इट गिव्स इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी, which means they will get credit, bank loans, access to market, limited liability and legal protection available to companies. तो 1% कंपनी क्या है ना, ये इंडिविजुअल मेंबर, इंडिविजुअल्स को कंपनी फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर साथ में उनको सारे कंपनीज़ के बेनिफिट मिलते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली क्रेडिट ले पाते हैं, बैंक लोन ले पाते हैं, मार्केट को एक्सेस कर पाते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, और लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो मतलब एक इंडिविजुअल ओनर भी कंपनी फॉर्म कर सकता है और उसे बेनिफिट क्या मिल रहा है? वो सारे बेनिफिट मिल रहे हैं फिर कंपनी वाले, ठीक है। प्रायर टू न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कमिंग इनटू इफेक्ट, एटलीस्ट 2 shareholders were required to start a company. But now, with the concept of 1% company would provide tremendous opportunity for small businessmen and traders, including those working in areas like handloom, handicrafts and pottery. Earlier, they were working as artisans and weavers on their own, so they did not have any legal entity of a company. But now the OPC would help them to business as an enterprise and give them opportunity to start their own ventures with a formal business structure. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 2 शेयर होल्डर पहले होता था कि 2013 वाले कंपनीज एक्ट से पहले एटलीस्ट हमें 2 मेंबर्स चाहिए होते थे फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी, लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 1% कंपनी ओनली 1 मेंबर कैन ऑल्सो स्टार्ट अ कंपनी। तो ये स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर्स, उन लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिला इससे, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्सन भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, तो उनको वो सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कंपनी वाली, और साथ में उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक कंपनी के लिए होते हैं, ठीक है। फर्दर, द अमाउंट ऑफ कंप्लायंस बाय 1% कंपनी इज मच लेसर इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स, बैलेंस शीट एक्सेट्रा. Also, rather than middlemen usurping profit, the 1% company will have direct access to market and wholesale traders. The new concept would also boost the confidence of small entrepreneurs. फिर साथ के साथ 1% कंपनी में क्या होता है ना कि 1% कंपनी में जो कंप्लायंसेस होते हैं, कंप्लायंसेस मतलब जो फॉर्म्स फाइल करने हैं, जो हमें टाइमली कंप्लीशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी जितने भी लीगल कंप्लायंसेस हैं वो 1% कंपनी में कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं 1% कंपनी के, कि स्मॉल बिजनेसमैन और ट्रेडर को कंपनी फॉर्म करने में हेल्प करता है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल भी कंपनी फॉर्म कर सकता है, और बैंक और हमें कंपनी वाले सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं लाइक बैंक लोन, एक्सेस टू मार्केट, लिमिटेड लाइबिलिटी, लीगल प्रोटेक्शन, और साथ के साथ जो हमारे कंप्लायंसेज है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़, वो 1% कंपनी में क्या है, बहुत कम है। देयर आर लेसर अमाउंट ऑफ कंप्लायंसेज इन अ 1% कंपनी, ठीक है। बेनिफिट्स क्लियर हो गए? नॉमिनी करें? यस मैम। The proviso to section 3 subsection 1 provides that memorandum of OPC shall indicate the name of the other person as nominee in form number INC 32 SPICE.
द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ अदर पर्सन शैल बी ऑब्टेन्ड इन फॉर्म नंबर INC 3। तो क्या बोल रहे हैं, द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 3 provides that memorandum of APC shall indicate the name of other person as nominee। तो हमारा जो OPC का मेमोरेंडम होता है ना, उसके अंदर हम नॉमिनी का भी नाम देते हैं, उसके अंदर हम नॉमिनी का भी नाम देते हैं, और वो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म नंबर INC 32। ठीक है, ये एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर INC 32। इसके अंदर हम किसका नाम देते हैं, नॉमिनी का नाम। ये फॉर्म नंबर याद कर लेना, फॉर्म नंबर INC 32। फिर उसके बाद द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ अदर पर्सन शैल बी ऑब्टेन्ड इन फॉर्म INC 3। अब ये जो नॉमिनी है ना, ये अपना कंसेंट, मतलब नॉमिनी की, हाँ वो नॉमिनी बनना चाहता है, वो अपना रिटन कंसेंट किस फॉर्म में देता है, INC 3 में। ठीक है, OPC एज कंपनी किसके अंदर सेलेक्ट कर रही है नॉमिनी को, इस फॉर्म के अंदर, और नॉमिनी जो अपनी तरफ से कंसेंट दे रहा है वो कौन से फॉर्म में दे रहा है, INC 3 में दे रहा है। ठीक है, ये जो INC 32 है, स्पाइस वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म्स होते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फिर द अदर पर्सन इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन shall also be filed with registrar at the time of incorporation of OPC along with memorandum and articles of the company. The other person may withdraw his consent by giving a notice in writing to such sole member and the one person company. The sole member shall nominate other person as nominee within 15 days of notice of withdrawal. He shall send an intimation of such nomination in writing to the company along with the written consent of such other person so nominated in form number INC 3. The company shall within 30 days of receipt of notice of the withdrawal of consent file with registrar a notice of such withdrawal of consent and the intimation of the name another person nominated by sole member in form number INC 4 along with the fee. ठीक है, अब क्या क्या लिखा है यहाँ पर देखो, द अदर पर्सन में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग नोटिस। ठीक है, द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन विद इन 15 डेज। अब ये लिखा है कि ये जो नॉमिनी है ना, ये खुद को हटा भी सकता है नॉमिनी की पोजीशन से। ये खुद को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है वो अपना कंसेंट। ठीक है, अब अगर एक OPC है, उसके अंदर मिस्टर A नॉमिनी है और नॉमिनी ने फिर खुद को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो इस OPC का जो मेंबर होगा ना, उसके पास 15 दिन का टाइम है, उसके पास 15 दिन का टाइम है। द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन अ नॉमिनी विद इन 15 डेज। उसके पास 15 दिन का टाइम है कि वो किसी और को नॉमिनी बना करके लेकर के आए। ही शैल सेंड एन इंटीमेशन ऑफ सच nomination in writing to the company along with written consent of such other person so nominated in form number INC 3। और फिर जो दोबारा से दूसरा मेंबर एज नॉमिनी बन के आएगा ना, उस पर्सन को भी दोबारा से INC 3 में क्या देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन। द कंपनी शैल विद इन 30 days of receipt of the notice of withdrawal of the consent file with the registrar a notice of such withdrawal of consent and intimation of the name of another person by sole member in form number INC 4 along with the fee prescribed and the written consent of such another person as nominated in form number INC 3। ठीक है, देखो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ क्या क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पर एक OPC है, उसने सबसे पहले अपना नॉमिनी जो वो सेलेक्ट करेगी, तो OPC किस फॉर्म में सेलेक्ट करी है, फॉर्म नंबर INC। हेलो, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही? Ma'am, your voice is clear, but your screen is stuck on page number 3, 4, 5. And if you are making any chart, it is not visible. अच्छा, देखो हाँ, तो देखो मैं दोबारा से बताती हूँ क्या क्या बोला मैंने।
ओपीसी को अपना नॉमिनी कौन से फॉर्म में देना होता है, उसका नाम INC 32 में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो नॉमिनी है ये अपना डिक्लेरेशन किस फॉर्म में देता है, INC 3 में, ठीक है। अब अगर ये नॉमिनी खुद को विड्रॉ कर ले एज नॉमिनी की पोजीशन से, ये खुद को हटा ले, विड्रॉ कर ले, तो फिर ओपीसी का जो मेंबर है उसके पास 15 दिन का टाइम पीरियड होता है नए मेंबर को, नए पर्सन को एज नॉमिनी लाने का, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, चलो आगे। द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ ओपीसी में चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉमिनी। आती बहुत आवाज़ आ रही है आपकी तरफ से, क्या हो रहा है? हाँ अब ठीक है। um, The subscriber or member of OPC may change the name of such other person nominated by him at any time for the reason including in case of death or incapacity to contract of nominee. He may nominate another person after obtaining the prior consent of such other person in form INC 3. The company shall receipt of such intimation shall file with the registrar a notice of such change in form INC 4 along with the fee with the written consent of new nominee in form number INC 3 within 30 days of receipt of such intimation of change. ठीक है, एक देखो टेबल बना लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले INC 32, INC 32 में क्या दिया, ये हमारा स्पाइस है, फॉर्म का नाम है स्पाइस। इसके अंदर क्या दिया हमने, नॉमिनी का नेम। ये वाला फॉर्म तब फाइल करना होता है जब हम नई ओपीसी शुरू करते हैं, मतलब जब नई ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये बोली कि नॉमिनी विल गिव हिज कंसेंट। वो अपना कंसेंट कौन से फॉर्म में दे रहा है, INC 3 में, ठीक है, INC 3 में। फिर उसके बाद इफ नॉमिनी विड्रॉ, अगर नॉमिनी खुद को विड्रॉ कर लेगा तो मेंबर हैज़ 15 डेज फ्रॉम हिज विड्रॉल, मतलब जिस दिन उसने विड्रॉ करा, फ्रॉम हिज विड्रॉल to nominate another person as nominee, to nominate another person as nominee. फिर फोर्थ पॉइंट ये था कि OPC हैव टू फाइल INC 4 वो किसको भेजेगा, OPC रजिस्ट्रार को। हैव टू फाइल INC 4 विद द रजिस्ट्रार, और इसको फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है, 30 डेज, विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज, ठीक है, ऑफ सच रिसीट ऑफ इंटीमेशन। क्या आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए? इन चारों को ना आप लिख लो।
नॉमिनी विड्रॉ करता है तो नया नॉमिनी हमारे पास नॉमिनेट करने के लिए 15 दिन है, और नॉमिनी अपना कंसेंट INC3 में देता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि OPC के पास रजिस्ट्रार को बताने के पास के लिए 30 दिन होते हैं, और वो कौन से फॉर्म में बताया जाता है, INC4 में बताया जाता है। लिख लो तो बता देना। डन है। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी। Rule 7A provides that if a OPC or any officer of such company contravenes any provision of these rules, the OPC or any other officer of such company shall be punishable with fine which may extend to rupees 5,000 and with the further fine which may extend to rupees 500 for every day after the first offence during such contravention continues। तो अगर OPC का मेंबर कोई भी प्रोविज़न को कॉन्ट्रवीन करता है, मतलब किसी रूल का फॉलो नहीं करता कुछ भी चीज़, तो उसको फ़ाइन देना होता है कितना, ₹5,000। अगर वो फिर सेकेंड टाइम भी अगर कोई गलती करे तो फिर जब तक वो कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है, मतलब कि जब तक उसने उस चीज़ को करेक्ट नहीं करा, तो ₹500 पर डे, ठीक है, जब तक वो कॉन्ट्रावेंशन चलेगा तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5,000 और ₹500 पर डे। फिर शेयर सर्टिफिकेट। द प्रोविजो टू रूल 5 सब रूल 3 of Companies Rule 2014 provide that in case of a OPC, every share certificate shall issued under the seal, if any, of the company, which shall be affixed in the presence of signed by one director or a person authorized by board of directors of the company for the purpose and company secretary। तो अगर OPC कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है ना, उस पर कंपनी की सील लगी होनी चाहिए, कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए। अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं होती है ना, तो साथ में कौन साइन करता है उसे, वन डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बोर्ड ने ऑथराइज करा है, ठीक है। द शेयर सर्टिफिकेट में बी शैल बी साइंड बाय द पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ whom द सील इज रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन दिस प्रोविजो, ठीक है। तो अगर सील है तो कॉमन सील लगाएंगे, अगर नहीं है तो वन डायरेक्टर वन कंपनी सील, इफ OPC डज नॉट हैव कॉमन सील। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ सेक्शंस दिए हैं, वो नहीं करना, यहाँ से करना है। अब सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 provides that any business which is required to be transacted at annual general meeting or other general meeting of a company by means of ordinary or special resolution, it shall be sufficient if in case of the OPC the resolution is communicated by the member to the company and entered in the minutes book required to be maintained under section 118 and signed and dated by the member, and such date shall be deemed to be the date of the meeting for all the purpose under the act। तो सेक्शन 122 क्या बोलता है कि अगर कोई भी बिजनेस, मतलब कोई भी डिसीजन हमें एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर अदर जनरल मीटिंग में लेना था, तो उसके लिए हम ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। क्या आपको पता है ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है?
देखो रेजोल्यूशन होता है कि जिसके थ्रू ना हम कोई डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में जितने भी लोग बैठे हैं ना मीटिंग में, उन लोगों में से 50% लोगों ने येस बोल दिया, तो वो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब कि जो भी लोग मीटिंग में हैं उनमें से 50% लोगों की वोटिंग आनी चाहिए, मतलब 50% लोगों का येस आना चाहिए, 50% लोग मतलब एग्री करने चाहिए, तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जब एटलीस्ट 75% का एग्रीमेंट आए, ठीक है। ऑर्डिनरी के लिए क्या होता है, मोर देन 50% मतलब बेसिकली 51% होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है 75%। तो ये होता है रेजोल्यूशन कि हमने मीटिंग बुलाई और उसके अंदर हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मोर देन 50% आना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। तो तब जा कर के हम वो डिसीजन को ले पाते हैं। आपको रेजोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है, तो आगे यहाँ पर अब क्या लिखा है कि ओपीसी में तो देखो एक ही मेंबर होता है, तो वो मीटिंग किसके साथ करेगा, है ना, एक ही मेंबर है, एक मेंबर किसकी मीटिंग, तो उसके लिए हम बस ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसे ही पास कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर ना ओपीसी के अंदर जो ये मीटिंग वाले प्रोविजंस है ना वो नहीं लगते। फिर आगे सेक्शन 122 provides that nothing, notwithstanding anything in this act where there is only one director or on the board of the OPC, any business which is required to be transacted at the meeting of board of directors of the company, it shall be sufficient in such case resolution by director is entered in the minutes book required to be maintained under 118। साथ में अगर जैसे ओपीसी के अंदर सिर्फ एक डायरेक्टर है, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्टर, तो अब कोई डिसीजन ऐसा लेना है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें हमें चाहिए। अब डायरेक्टर तो सिर्फ एक ही है, तो फिर बहुत सारे डायरेक्टर बैठे हैं, फिर मीटिंग हो, क्या होता है बेसिकली दूसरी कंपनीज में जो 1% कंपनी नहीं होती, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मतलब जिसके अंदर सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन ओपीसी में क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो फिर बस उसके लिए ना हम मतलब रेजोल्यूशन पास करके उसे मिनट्स बुक में लिख देते हैं। मिनट्स बुक क्या होती है, मिनट बुक वो बुक होती है कि जब हमारी मीटिंग चल रही होती है ना, तो मीटिंग के अंदर जो जो बातें डिस्कस हुई, मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिए गए, वो हम एक बुक के अंदर लिखते हैं और उस बुक को हम बोलते हैं मिनट्स बुक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 बातें समझ में आनी चाहिए, क्या कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, मिनट्स बुक क्या होती है, और साथ के साथ हम ओपीसी के अंदर क्योंकि मीटिंग नहीं बुलवा सकते और क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, तो हम वो प्रॉपर मीटिंग की जगह बस हम रेजोल्यूशन मतलब पेपर में पास करते हैं, ठीक है। मतलब वो एक बस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है, एक्चुअल वाली जो मीटिंग होती है ना वो नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? एनुअल रिटर्न, द प्रोविजो टू सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 provides that annual return of OPC shall be signed by company secretary and when there is no company secretary by director of the company। तो जो एनुअल रिटर्न होती है ना ओपीसी की, वो कौन साइन करता है, CS कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। अगर कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन साइन करता है, डायरेक्टर साइन करता है। पोस्टल बैलेट, रूल 22 सब रूल 16 of the company's rule 2014 provides that OPC is not required to transact any business through postal ballot। पोस्टल बैलेट एक वोट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ओपीसी के अंदर हम कोई भी डिसीजन पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं ले सकते, ठीक। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, अगर हमें ओपीसी को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो वैसे तो ओपीसी कौन से टाइप की कंपनी होती है, ओपीसी कौन सी टाइप की कंपनी होती है बताओ, पब्लिक या प्राइवेट? प्राइवेट, हाँ। तो अब जैसे एक ओपीसी को मतलब 1% कंपनी को किसी और कंपनी में हमें कन्वर्ट करना है, तो रूल 6 प्रोवाइड्स दैट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी exceeds 50 lakh and its average annual turnover exceeds 2 crore
it shall cease to be entitled to continue as OPC. तो जब एक OPC की पेड अप शेयर कैपिटल, जब एक OPC की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाए और एंड लिखा है बीच में एंड, और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो OPC नहीं है, उसे किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना होगा. इट शैल सीज टू बी एंटाइटल्ड एज OPC. तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि OPC के पास जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख या 50 लाख के कम होनी चाहिए, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होना चाहिए. इससे ज़्यादा होगा तो एक OPC की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उसको खुद को मैंडेटरीली कन्वर्ट करवाना होगा विद इन 6 मंथ्स, या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में, जिसके अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए होंगे और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए होंगे. ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या बोला, एक OPC अगर अपना पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, या और लॉ में और एंड का बहुत फ़र्क होता है ना. यहाँ पे लिखा है एंड, मतलब साथ में दोनों कंडीशन साथ में पूरी करनी है, और साथ के साथ टर्नओवर जब 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तब उस OPC को अपने आप को मैंडेटरीली कन्वर्ट करना होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में. कितने टाइम पीरियड के अंदर कन्वर्ट करना होगा? 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा. अगर वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करती है तो उसे 1 मेंबर से 7 मेंबर्स की ज़रूरत होगी. अगर वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मेंबर से 2 मेंबर्स की ज़रूरत होगी. ठीक है. The OPC has to alter its memorandum and article by passing a resolution according to section 122 to give effect to the conversion and to make necessary changes. The OPC shall within a period of 60 days from the date of applicability give a notice to the registrar in form number INC 5 informing that it has ceased to be a OPC and that is now required to convert itself into a private company or a public company by virtue of its paid up share capital or average annual turnover having exceeded the threshold limit laid down for OPC. अब लास्ट में जो OPC है ना, उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज नोटिस भेजना होगा रजिस्ट्रार को. किस फॉर्म में? INC 5 में, कि अब वो OPC नहीं रही और वो खुद को कन्वर्ट करवा रही है किसमें? प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में. ठीक. पनिशमेंट वही 10,000 रुपीज़ है. अगर कोई फर्दर फाइन किया तो 1,000 रुपीज़ पर डे when the contravention continues. फिर उसके बाद Rule 7 provides that the procedure for conversion of private company into OPC. Rule 7 sub Rule 1 provides that a private company other than Section 8 company, Section 8 company कौन सी कंपनी होती है? चैरिटेबल कंपनीज होती है. Having paid up share capital of rupees 50 lakh or less and average annual turnover of 2 crore or less convert itself OPC by passing a special resolution in general meeting. Before passing such resolution, the company has to file no objection certificate in writing from the members and creditors. The OPC shall file a copy of resolution with the registrar of companies within 30 days by passing such resolution in form number MGT 14. The company shall file an application in form number INC 6 for its conversion in OPC along with the fees with the following documents. तो अब इस पैराग्राफ में क्या क्या बोला गया हमें कि फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहली बात, अगर एक कंपनी का, कौन सी कंपनी का? OPC का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर जाए, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा हो जाए, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो उस OPC को किस में कन्वर्ट कराना है? या तो पब्लिक कंपनी में या तो प्राइवेट कंपनी में.
पब्लिक कंपनी के लिए फिर फर्दर हमें 7 मेंबर्स चाहिए होंगे कम से कम, और प्राइवेट कंपनी के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए होंगे कम से कम। अब ऐसा ओपीसी कर कैसे सकती है? ऐसा कर सकती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले, बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी के पास होना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये कि कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी मेंबर हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसा करने से। ठीक है, फिर साथ में ओपीसी वो रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है। ओपीसी विल फाइल कौन सा रेजोल्यूशन? ये वाला रेजोल्यूशन। विल फाइल रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार किसको? विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज इन फॉर्म MGT 14। विद इन 30 डेज इन फॉर्म MGT 14। ठीक है, लास्ट में क्या करना है? कंपनी को कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है। कौन से फॉर्म में? INC 6 में। फिर 5th पॉइंट क्या हो गया? कंपनी हैज़ टू फाइल एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 6। ठीक है, अटैचिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। साथ में INC 6 के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करने हैं। मतलब INC फॉर्म 6 के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। कौन कौन से? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का डिक्लेरेशन, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना होगा। साथ में नो ऑब्जेक्शन लेटर जो हमने क्रेडिटर से लिया है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एंड कंप्लाइंट विद द रिक्वायरमेंट्स, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर देगा कन्वर्जन के लिए। ठीक है, क्या आपको प्रोसीजर समझ में आया पूरा क्या होता है कन्वर्जन का? यस मैम। कोई डाउट है तो बता दो और ये लिख लो।
ठीक है, ओपीसी हो गया हमारा। आगे करते हैं स्मॉल कंपनी। The concept of small company has also been introduced for the first time of Companies Act 2013, much in the same way as OPCs. However, OPCs and small company cannot be formed for non-economic objectives, as certain company can be under Section 8 of the Companies Act 2013. हमेशा याद रखना, सेक्शन 8 कंपनीज मैंने बहुत बार बताया कौन सी कंपनीज होती हैं, जो नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए खुलती है, मतलब कि उनका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वो कौन सी कंपनीज होती हैं? चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, ठीक है। और ओपीसी और स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट भी पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि ओपीसी का कॉन्सेप्ट भी पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउएवर, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कभी भी ओपीसी और स्मॉल कंपनी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हम ओपन नहीं कर सकते। The Finance Minister of India proposed revision of definition of Companies Act as covered under Section 2, Clause 85 of Companies Act 2013 while presenting the Union Budget 2021. The basic purpose behind the proposal was to provide the facility of ease of doing business and to reduce the compliance burden for many companies. Accordingly, Ministry of Corporate Affairs notified the Companies Amendment Rules 2021 by notification dated 1st of February 2021. The said amended rule notified amendment in the definition of a small company. The said amendment is effective from 1st April 2021. इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. As per the new definition of small company provided under section 2 clause 85 of the Companies Act, small company means a company which satisfy the two condition. कौन सी दो कंडीशन? कि पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए और टर्नओवर should not exceed 20 crore. However, it is important to note here that the following companies, despite satisfying both the above condition, are not eligible to qualify as a small company: public company, holding company, subsidiary company, company registered at section 8, company governed by any special act. क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहली बात, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ओपीसी और स्मॉल कंपनी चैरिटेबल कंपनीज नहीं हो सकती, ठीक है। स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है, ठीक है। स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और साथ के साथ जो स्मॉल कंपनी होगी ना, वो ये सब नहीं हो सकती, ठीक है। क्या क्या? सेक्शन 8 तो पहले ही बताया, किसी के सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है, होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है, और किसी भी स्पेशल एक्ट में ओपन नहीं हो सकती, ठीक है। ई फॉर्म MGT 7A is introduced. Accordingly, from the financial year 2021, small company is required to file their annual return in new form MGT 7A, and the due date of filing MGT 7A will be 60 days from the date of filing annual general meeting. अब एक और पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो स्मॉल कंपनीज है ना, उनको अपनी एनुअल रिटर्न, जो उनकी एनुअल रिटर्न होती है, वो उन्हें रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी होती है। तो रजिस्ट्रार के साथ कौन से फॉर्म में फाइल करते हैं? MGT 7A में फाइल करते हैं, ठीक है। कितने डेज में फाइल करने होता है? 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी समझ में आ गया आपको? बताओ, आगे बढ़े। आतिफ? यस मैम। स्टैट्यूटरी कंपनी, एक सेकेंड रुकना।
यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख लो। आप बुक खोल के पढ़ते हो ना, आपके पास बुक्स है कि नहीं है अभी वैसे? यस मैम है, मैं मेरी बुक ओपन है। हाँ ठीक है, तो बुक पे लिख लिया करो। ये जैसे पॉइंट्स है, अभी पैराग्राफ है, तो इसे आप साइड में ऐसे लिख लो। ओके मैम। चलो आगे करते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी, bodies with special types of objects found desirable for encouragement may be formed under certain pieces of legislation passed by the parliament. For example, Life Insurance Corporation Act, Reserve Bank of India, Insurance Act. Those bodies or bodies covered under these acts do not necessarily require to have memorandum of association. Each statutory company is governed by its special act. However, as per the section 1 subsection 4 provisions of Companies Act 2013 apply to them to the extent that the same are not inconsistent with the special act under these companies are formed. तो ये ना हमने जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी ना, वहाँ पर भी हमने ये देखा था। जब हमने सेक्शन नंबर 1 किया था, सेक्शन नंबर 1 में हमने किया था ना, नेम क्या है कंपनी का, एक्सटेंट क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो सब कुछ। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू चलती है, ठीक है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अब ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ पर अलग से एक एक्ट लगता है, इंश्योरेंस का एक्ट लगता है, ठीक है। तो ये वो कंपनीज होती है जिसकी जो गवर्न होती है बाय स्पेशल एक्ट, ठीक है। उनका मतलब खुद से अपना एक एक्ट होता ही है, और साथ पर ना उसे उन पर कंपनीज एक्ट भी लगता है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये ऐसी कंपनीज है जिनके पास अपना एक स्पेशल एक्ट है, और स्पेशल एक्ट के साथ साथ उनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट में लिखी गई बात और उनके जो स्पेशल एक्ट में लिखी गई बात है, वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रावीन कर दे, मतलब कि एक चीज़ के लिए दोनों एक्ट्स में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, तो हमें किसको फॉलो करना होगा पहले? स्पेशल एक्ट को फॉलो करना होगा पहले, या कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा पहले? तो ध्यान रखना, स्पेशल एक्ट। हाँ, पहले हमेशा स्पेशल एक्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे, रजिस्टर्ड कंपनीज, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनीज लॉज इज नोन एज रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? नॉर्मल जो कंपनी इस एक्ट में बनाई गई है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में बनाई गई है, या फिर किसी पिछले प्रीवियस कंपनी लॉ में बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। दे कैन बी incorporated as limited liability company or unlimited liability company. Further, they may be incorporated as private company or a public company. Registration is essential feature of company. Therefore, the registered company is an organization which is formed and registered within the appropriate statutory authority of the country as a company. Companies that do not fall under the aforementioned category are called unregistered entities. तो सारी कंपनीज जो हमने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर की गई है, उन सब कंपनीज को हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर नहीं की है कंपनीज एक्ट में, तो उनको हम कंपनी ही नहीं बोलते, उनको क्या बोलेंगे? हम अनरजिस्टर्ड एंटिटीज बोलेंगे। आगे, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, the liability structure has been categorized as companies limited by shares, companies limited by guarantee and unlimited liability company. Company limited by shares क्या है? A company having liability of its member limited by the memorandum to the amount. If any unpaid on shares respectively held by them is termed as company limited by shares, such company is commonly called limited liability company. A company's liability is never limited. It is liability of shareholder
or members of a company that is limited. The liability of member can be enforced at any time during the existence and also during the winding up of the company. Such company must have share capital as extent of liability is determined by the face value of shares. However, except where article otherwise provide, there is no liability to pay the balance amount due on shareholder except in pursuance of calls duly made in accordance with law and articles while the company is a going concern or calls in the event of winding up of the company. तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लायबल होगा जो कि उसका अनपेड अमाउंट है. ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं होगा. मतलब जैसे कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं. अब एक शेयर ₹10 का है. अब इसने 5 रुपीज़ पे कर दिए हैं ऑलरेडी. ठीक है, और जो पे नहीं करे, अनपेड अमाउंट इसका कितना है, ₹5. तो अब ये कितने अमाउंट के लिए लायबल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये के लिए. 100 × 5 सिर्फ और सिर्फ 500 के लिए लायबल हो सकता है, इससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं हो सकता. कंपनी इससे ज़्यादा इससे पैसे नहीं मंगवा सकती किसी भी टाइम पीरियड में, चाहे कहीं वर्किंग के दौरान या फिर जब हम वाइंड अप करेंगे कंपनी को तब. तो क्या बोला मैंने कि एक मेंबर या शेयर होल्डर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लायबल होता है जो उसका अनपेड अमाउंट है, सिर्फ उतने के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अब कंपनी लिमिट, हाँ बोलो. आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आगे बोलूं? हेलो. हाँ हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना अभी आपको? हाँ मैम आ रही है. मैं कह रहा था जो आप साइड में लिखा है एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, मेरा इंटरनेट ग्लिच हो गया था. अच्छा ठीक है. देखो मैंने क्या बताया, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है, पहली बात, लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी की कभी भी नहीं होती है, कंपनी के मेंबर की, कंपनी के शेयर होल्डर्स की होती है. ठीक है, और कंपनी का मेंबर, कंपनी का शेयर होल्डर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए ही लायबल होता है जो अमाउंट उसका अनपेड होता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया आपको कि सपोज एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है. ठीक है, जिसके पास 100 शेयर्स है. सपोज एक शेयर है ₹10 का. इसने जो पे कर दिया है ना वो 6 रुपये पे कर चुका, और जो इसका अनपेड अमाउंट है वो कितना है, 4 रुपये. तो अब इसकी लायबिलिटी कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 100 × 4 वाली, जो इसने पे नहीं करा. तो मतलब इसकी लायबिलिटी 400 रुपीज़ होगी, इससे एक्स्ट्रा नहीं हो सकती कभी भी. ठीक है, तो एक मेंबर या शेयर होल्डर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लायबल हो सकता है जो उसका अनपेड अमाउंट है, उससे एक्स्ट्रा के लिए कभी भी नहीं लायबल होगा. समझ में आया? बताओ आगे करें? यस मैम. Company limited by guarantee. A company limited by guarantee may be defined as a company having liability of its member limited by memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute. This contribution could be to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member at within 1 year after he ceases to be the member.
for payment of debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have contracted before he ceases to be a member, as the case may be. Moreover, this contribution could be to the cost, charges, expenses of winding up and for adjustment of the right of contributories among themselves along according with section 4. Companies may sometimes choose to be limited by guarantee despite having share capital. The liability of a member of a guarantee company having share capital is not merely limited to the amount as stated above. In respect of guarantee company not having share capital, he may be called upon. तो सिंपल इसका ये मतलब होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का कि जितने मेंबर ने, जो मेंबर है ना, जिसने भी जितना कंट्रीब्यूट करने की गारंटी दी होती है, ठीक है, उतने गारंटीड अमाउंट के लिए ही वो लायबल होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं होता. वही लिखा है कि अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी डिफाइंड कंपनी लिमिटेड ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम. मेमोरेंडम के अंदर अमाउंट जो होगी उतने के लिए ही लायबल होगा, वो उससे ज़्यादा के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. दिस कंट्रीब्यूशन कुड बी, अब ये जो कंट्रीब्यूशन है could be to the assets of the company in the event of being wound up while he is a member within 1 year after he ceases to be the member for payment of debt and liability of the company of such debts or liability have been contracted before he ceases to be the member. तो ये वाली जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अगर कोई मेंबर कंपनी छोड़ के चला भी गया ना तो उसके भी 1 साल तक उसके ऊपर लाइबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, टिल 1 ईयर. मोरओवर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन कुड बी टू द कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप. ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए किया जाता है? जब हम कंपनी वाइंड अप करते हैं तो उसका कोई कॉस्ट या कोई चार्जेस या एक्सपेंसेस जो होते हैं वाइंडिंग अप के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. उस वाइंडिंग अप के टाइम पर हम ये अमाउंट क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है. अनलिमिटेड कंपनीज मतलब कि जिसकी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती. अ कंपनी विद नो लिमिट ऑफ लाइबिलिटी ऑन इट्स मेंबर आर अनलिमिटेड कंपनी. This kind of liability structure allows the company to be formed as unlimited company. This in case of unlimited liability company, liability of each member extend to the whole amount of the company's debt and liability. तो मतलब कंपनी का कितना भी डेट और कितनी भी लाइबिलिटी है, सारे मेंबर पूरे अमाउंट के लिए लाइबल है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी. लेटर ऑफ ऑफर, इसके अंदर कितने पेजेस हैं? रजिस्टर्स, ठीक है. फिर यहाँ से शुरू है डायरेक्टर्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन. ओके, चलो करते हैं. Next topic, association not for profit. Section 8 of Companies Act 2013 lays down the provision relating to companies that do not have share capital. The section talks about the formation of companies with charitable objectives, where it is proved to the satisfaction of central government that a person or an association of persons proposed to be registered under the Act as a limited company has in its objects the promotion of commerce, art, science, sport, education, research,
social welfare, religion, charity, protection of environment or any other such type of object, intends to apply its profit if any or other income in promoting its objects, and intends to prohibit the payment of any dividend to its member, central government may, by license issued in such manner as may be prescribed and on such condition as it deems fit, allow that person or association of person to be registered as limited company under this section without the addition of the name word limited as the case may be, or words private limited, and thereupon the registrar shall on application in prescribed form register such person or association of person as company under this section. ठीक है, क्या बोला गया कि अगर जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं वो हम किसके लिए ओपन करते हैं, अभी तक बहुत बार बोल दिया, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ओपन करते हैं। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि हम प्रोमोट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोमोट करना कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सब को प्रोमोट करना। इंटेंस टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, वो जो भी उनका प्रॉफिट होता है या जो भी उनकी इनकम होती है इन कंपनीज की, वो प्रॉफिट और वो इनकम भी वो कहाँ पे लगाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, साथ में इंटेंस टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऐसी कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती। बाय लाइसेंस इशूड सच मैनर अलाउ दैट पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड एज लिमिटेड कंपनी अंडर दिस सेक्शन विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी कंपनीज में, सेक्शन 8 कंपनीज में कोई लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का एडिशन नहीं होता, एंड देयर अपॉन द रजिस्ट्रार शैल on application and prescribed form register such person or association of person as a company under this section. Such company registered under this section enjoys all privileges and is subject to all obligations of limited company. A company registered under this section shall not alter the provisions of its memorandum or articles except with the previous approval of central government. Also, among other provisions, central government may by order revoke the license granted to the company registered under this section if the company contravenes. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकती है अगर ऐसी कंपनी क्या करती है, कोई कॉन्ट्रावेंशन करती है, कोई किसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती, ठीक है, या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कंडक्ट करती है, या कोई कंडीशन उनके ऑब्जेक्टिव को वायलेट करती है, तो कंपनी क्या कर, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन ऐसी कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकती है और उनके नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड कर सकती है। मतलब उनके नाम के साथ उनको प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। इन इंडिया अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट एग्जीक्यूटिंग अ ट्रस्ट डीड और एज अ सोसाइटी अंडर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और एज टू प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनीज under section 8 of companies under the Companies Act 2013. A section 8 company is the same as a popular section 25 old companies act which, ठीक है, ये पैराग्राफ कुछ नहीं है, रहने दो। फिर आगे there are many exemptions of section 8 company enjoys. सेक्शन 8 कंपनी के पास कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं जो वो एंजॉय करती है कि उनको अपॉइंट सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इज़ नॉट मैंडेटरी, उनको कोई सीएस को मैंडेटरीली अपॉइंट नहीं करना होता। मोर ओवर अ जनरल मीटिंग ऑफ सेक्शन 8 कंपनी कैन बी हेल्ड विद इन गिविंग 14 days नोटिस। वैसे जनरली हमें जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में हम जनरल मीटिंग बुलाने के लिए हम 14 days के नोटिस से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 रिगार्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर जो सेक्शन 149 है डायरेक्टर वाला वो भी एप्लीकेबल नहीं होता। मल्टीपल कंप्लाइंसेज एस्पेक्ट हैव बीन रिलैक्स्ड टू सच कंपनीज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ क्या क्या बोला मैंने, कि जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ओपन होती है। ये कंपनी लिमिटेड कंपनी होती है लेकिन इसमें कोई वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड नहीं होता। ये कंपनी किसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए ओपन होती है, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ये सब कुछ। और जो ये कंपनी के प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं ना,
उस प्रॉफिट को ये लोग घर नहीं लेकर के जा सकते, उस प्रॉफिट को ये लोग डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उस प्रॉफिट को इन्हें क्या करना होता है, उसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगाना होता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी किसी कॉन्ट्रावेंशन करती है, कोई भी अगर कोई कंपनी किसी भी प्रोविज़न को पूरा नहीं करती या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कंडक्ट करती है या अपने ऑब्जेक्टिव्स को वायोलेट करती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकती है, वापस ले सकती है और उनके नाम के आगे उनका स्टेटस चेंज कर सकती है, उसके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड फिर वो ऐड भी कर सकते हैं। साथ के साथ जो ये सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, इनको बहुत सारे एग्जेम्पशंस, इनको बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि क्या क्या कि उनको ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करें मैंडेटरी। वैसे तो कंपनीज़ के लिए 21 दिन का मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन इसमें 14 डेज़ का नोटिस भी चल जाता है। डायरेक्टर वाली कोई रिक्वायरमेंट्स इन पे एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पूरा सेक्शन 8? यस मैम। आगे करते हैं। लाइसेंस Rule 19 of Companies Rule 2014 provides that a person or an association of persons desirous of incorporating a company with limited liability without the addition of the name of the word limited or the case of maybe private company shall make an application in form INC 12 along with the fee. The memorandum of association of proposed company shall be in form INC 13. ठीक है, रुको, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रूल 19 क्या बोलता है कि कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है जो कि जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन विदाउट द एडिशन ऑफ इट्स टू द नेम ऑफ द वर्ड, एडिशन टू इट्स नेम ऑफ द वर्ड, मतलब बिना ये ऐड करे। ठीक है, तो लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड के केस में, मतलब पब्लिक कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड के केस में, दोनों ही केस में हमें रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी होगी फॉर्म नंबर INC 12 में। साथ के साथ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा वो बनाया जाएगा फॉर्म नंबर INC 13 में। The application shall be accompanied by the following documents: a draft memorandum and article of association of the proposed company, the declaration in form number INC 14 by an advocate or a chartered accountant or a cost accountant or a company secretary, the estimate of future annual income and expenditure, declaration by each person in form number INC 15, if it is approved by the satisfaction of central government that the proposed company has its objective enriched in section 8 by license issue in prescribed form on such condition deemed fit, allow that person or association of person to be registered as limited company without the name of its addition of limited and private limited. Thereupon, the registrar shall on the application of prescribed form register such person or association of person as a company under section 8. तो अगर किसी को भी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस चाहिए, ठीक है, मतलब कंपनी शुरू करनी है, भले ही प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, बिना अपने नाम के साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऐड किए बिना, मतलब इजी वर्ड्स में बोले तो किसी को भी अगर सेक्शन 8 कंपनी शुरू करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उनको एप्लीकेशन देनी होगी INC 12 में। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमें एप्लीकेशन देनी होगी किसमें, INC 12 में, और कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा इन INC फॉर्म 13 में। साथ के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम और ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाएगा, मतलब ड्राफ्ट एमओए और एओए का जाएगा। साथ में डिक्लेरेशन जाएगी इन फॉर्म INC 14 किसी भी प्रोफेशनल से, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, किसी भी प्रोफेशनल से क्या जाएगी, डिक्लेरेशन जाएगी। क्या डिक्लेरेशन? कि दैट द ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव बीन ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। क्या डिक्लेयर करेंगे वो लोग? कि जो हमने इनके डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं एमओए और एओए, वो हमने सेक्शन 8 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए बनाए हैं, ठीक है। साथ के साथ उनकी फ्यूचर एनुअल इनकम का एस्टिमेट हम देंगे, उनके फ्यूचर एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट हम देंगे, और कितने सालों का एस्टिमेट देंगे? फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। साथ में हम ये बताएंगे कि उनके इनकम कहाँ से आ सकते हैं और उनका खर्चा कहाँ पर हो सकता है। और डिक्लेरेशन बाय ईच ऑफ द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 15, और उस कंपनी के अंदर जितने भी पर्सन्स होंगे ना, वो सब पर्सन भी डिक्लेयर करेंगे इन फॉर्म नंबर INC 15 कि वो सेक्शन 8 के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रार को देने होंगे लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, किसका? सेक्शन 8 कंपनी का, ठीक है। क्लियर? अब ये उस कंपनी का लाइसेंस था जो नई कंपनी शुरू होनी है, ठीक है। अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग है और उसको कन्वर्ट कराना है अपने आप को, किसमें लाइसेंस चाहिए उनको, किसका? सेक्शन 8 कंपनी का, तो हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा वो नीचे लिखा है। हाँ, आतिफ एक बार देख लो, 2 मिनट लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली है। एक बार आप चेक कर लो, आपको कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, 1 मिनट। मैम आगे करते हैं। ठीक है। License for existing companies. Rule 20 provides that for giving license for the existing company under Section 8 of the Act, a limited company registered under this Act or under the previous company law with any objectives meant for Section 8 companies and the restriction prohibitions which are desirous to be registered under Section 8, तब existing company को license लेने के लिए कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन देनी होगी? INC 12 में। एप्लीकेशन के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, कौन कौन से? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, डिक्लेरेशन इन INC 14 किसी प्रोफेशनल से, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी, बोर्ड रिपोर्ट जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, साथ में स्टेटमेंट शोइंग डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़,
फ्यूचर एनुअल इनकम का एस्टिमेट, एक्सपेंडिचर पिछले अगले 3 साल में जो हमें लगता है कि हो सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़े कम डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं। द कंपनी शैल विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार पब्लिश अ नोटिस एट इज ओन एक्सपेंस। अ कॉपी ऑफ पब्लिश नोटिस shall be sent to the registrar in form INC 26 and shall be published at least once in a vernacular newspaper। तो साथ के साथ कंपनी को क्या करना होगा, एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रार को दे रहे हैं उसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब कि जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो कॉमनली लैंग्वेज यूज़ की जाती है उस लैंग्वेज में के न्यूज़पेपर में हमें एडवर्टीज़मेंट देना होगा। और वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ साथ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में हमें एडवर्टीज़मेंट देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में। और साथ में जो कंपनी की वेबसाइट होगी ना, ऑन द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वेबसाइट पर भी हमें इस चीज़ को नोटिफाई करना होगा कि हमारी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस ले रही है। द रजिस्ट्रार में रिक्वायर टू एप्लीकेंट टू फर्निश द अप्रूवल एंड और कॉन्करेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, regulatory body, department of ministry। The license shall be in form INC 16, INC 17 as the case may be। The registrar shall have power to include in the license such other condition as deemed to be necessary। The registrar may direct the company to insert its memorandum or its association or partly in one and partly in other condition as may be prescribed। ठीक है, तो बस इतना इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें देने होंगे INC 12 के साथ। और साथ में दूसरी चीज़ ये कि हमें न्यूज़पेपर में भी छपवाना होगा उसको, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ठीक है, और साथ में वेबसाइट पे, इतना इम्पॉर्टेंट है बस। फिर उसके बाद रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 8 प्रोवाइड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट may by order revoke the license granted to the registrar under this section if the company contravenes any requirement, any condition subject to license is issued, or the affairs of the company is conducted fraudulently and manner violative to the objective। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, लाइसेंस को वापस भी ले सकती है अगर सेक्शन 8 कंपनी ने ये गलतियाँ करी। तो क्या क्या, सेक्शन 8 कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को कॉन्ट्रावीन करा, उन्होंने किसी कंडीशन को पूरा नहीं करा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी होगी लाइसेंस को देते टाइम, या फिर उन्होंने कुछ फ्रॉड करा है, तो फिर उनके लाइसेंस को वापस लिया जा सकता है और फिर वापस से उनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड हम उनको ऐड करना होगा। ठीक है, वाइंडिंग अप, whether license is revoked by the central government, it may direct that the company may be wound up under this act or amalgamated with another company registered under this section if it is satisfied that the essential is in public interest। No such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard। तो where a license is revoked by central government, it may direct the company may be wound up under this act or amalgamated with another country। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक करती है ना, तो हो सकता है कि कंपनी वाउंड अप भी हो, कंपनी बंद भी हो, या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ उसको अमेलगमेट करने के लिए बोला जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्शन लेने से पहले कंपनी के पास क्या रहेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन देयर रिमेन्स आफ्टर द satisfaction of debts and liabilities any assets that may be transferred to another company registered under this section having similar objectives subject to such condition as may be tribunal may impose may be sold and proceeds thereof credited to rehabilitation and insolvency fund। तो अब क्या हो रहा है कि अगर ये कंपनी वाउंड अप होगी, कंपनी ने कोई गलती करी, उनका लाइसेंस रिवोक किया गया, तो कंपनी को हमने ख़त्म करना है, वाउंड अप करना है, तो कंपनी के पास जो डेट्स और लाइबिलिटीज़ है, कंपनी के पास जो एसेट्स है, उसका क्या करेंगे, वो सबसे पहली बात एसेट सेल करके जो कंपनी के डेट और लाइबिलिटी है उनको पे ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो हम वो एसेट ऐसी कंपनी को देते हैं जो दूसरी कंपनी सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ रन करी थी, मतलब किसी और सेक्शन 8 वाली कंपनी को हम दे सकते हैं, या फिर कोई प्रोसीड होता है तो हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड में। ठीक है, नेक्स्ट अमेलगमेशन।
वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या? मैम हेलो। हाँ हाँ बोलो, क्या वो आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो हेलो, अब ठीक है? मैम, एक बार रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस बता दो दोबारा। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अच्छा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कुछ भी नहीं, सिंपल है कि अगर देखो जो कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, उसने कोई कॉन्ट्रवेंशन करा, मतलब उसने कोई रिक्वायरमेंट्स को कॉन्ट्रवीन करा, या फिर उसने कोई कंडीशंस पूरी नहीं करी जो कंडीशन उनके ऊपर डाली गई होगी जब उनको लाइसेंस दिया गया होगा, लाइसेंस जब इशू किया होगा, ठीक है, या फिर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी उन्होंने करी, तो इन तीनों चीज़ों की वजह से उनका लाइसेंस हम क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। और लाइसेंस रिवोक करने के साथ साथ उनके कंपनी के नेम के आगे हम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना, ठीक है, क्लियर? यस थैंक यू। ठीक है, आगे वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप तो हो गया ना? Amalgamation. यस मैम। Amalgamation. Where a license is revoked by the central government and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that the company registered under this section shall be amalgamated with another company registered under this section and having similar objects, then the central government may by order provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, properties, powers, rights, interests, authorities and privileges. Where a license is revoked by central government and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that company registered under this section should be amalgamated with another company. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है ना कि हमें इस कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लेना चाहिए। लाइसेंस रिवोक क्यों हो सकता है? इन सब चीज़ों की वजह से। और रिवोक करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को ना हम किसी और कंपनी के साथ अमेलगमेट करेंगे, और वो किस कंपनी के साथ अमेलगमेट करेंगे? ऐसी कंपनी के साथ अमेलगमेट करेंगे जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो अमेलगमेट करने के बाद जो ये वाली कंपनी होगी, इसके जितने भी एसेट्स होंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी, वो दूसरी कंपनी के पास क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों कंपनीज क्या हो जाएंगी? अमेलगमेट, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हमने देखा लाइसेंस रिवोक हो सकता है। कौन कर सकता है लाइसेंस रिवोक? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर सकती है? अगर कंपनी ने कोई भी गलती करी, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, कंपनी ने कोई कंडीशन का पूरा नहीं करा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी लाइसेंस रिवोक कर सकती है। लाइसेंस रिवोक करने के साथ साथ हम ऐसी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऐड कर देते हैं। और फिर कंपनी की लाइसेंस रिवोक करने के बाद दो चीज़ें हो सकती है, या तो कंपनी का वाउंड अप हो सकता है, या तो कंपनी अमेलगमेट हो सकती है। कंपनी का वाइंड अप होना मतलब कंपनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो कंपनी अगर बंद होगी तो उसके एसेट को हम बेचेंगे, एसेट बेचेंगे तो उससे हमारे पास पैसे आएंगे, तो उन पैसों को हम या लाइबिलिटीज़ देने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर जो उनके एसेट्स हैं उस मतलब जो लाइबिलिटी देने के बाद जो उनके एसेट बचते हैं, उन एसेट को हम ऐसी कंपनी को देंगे जो कंपनी सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करी है, ऐसी दूसरी कंपनी जो सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है रिवोक करने के बाद या तो वाउंड अप या तो अमेलगमेशन। और अमेलगमेशन के लिए हम क्या करेंगे? ऐसी कंपनी के साथ उसको अमेलगमेट करेंगे जो कंपनी सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ के लिए वर्क कर रही है, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, मतलब पूरी कहानी क्या चल रहा है इसके अंदर? यस मैम। आगे पनिशमेंट वही है 10 लाख 1 करोड़ तक हो सकती है, और साथ में विद इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक, और फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 25,000 और 25 लाख विच एवर इज बोथ, ठीक है। अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो कंपनी में सेक्शन 447 लगता है,
अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ कंपनी। चलो अभी शुरू करते हैं 2 मिनट में। आपका टेस्ट कितना रह गया? टेस्ट कितना रह गया? बहुत है, 2 घंटे में भी नहीं हुआ। पहली बार टैक्स का टेस्ट दे रहे हो? इस टैक्स का टेस्ट किस लिए इतने टाइम पीरियड में? तो फिर कितना टाइम लग जाएगा? 12 बजे तक तो नहीं होगा। 12 तो बज ही गए, 15 मिनट बचे हैं। 11:43 हो रहे हैं अभी। छोड़ दोगे क्या? चलो, conversion of Section 8 company. Section 8 provides that a company registered under Section 8 may convert itself into a company of any other kind only after complying with the condition as may be prescribed. Conditions for conversion. Rule 21 provides conditions for conversion of a company registered under Section 8 into a company of any other kind. Rule 21 क्या बोलता है कि हम ऐसी कंपनी को किसी दूसरे तरीके की कंपनी के लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और रूल 21 के अंदर क्या लिखा है? रूल 21 के अंदर कंडीशंस लिखी है कि किस कंडीशंस की के मतलब कंडीशन क्या है कन्वर्जन की। ठीक है, रूल 21 सब रूल 1 provides that a company registered under section 8 which intends to convert itself into a company of any other kind shall pass special resolution. रूल 21 क्या बोलता है? अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। रूल 21 सब रूल 2 provides that explanatory statement annexed to the notice convening the general meetings that set out detail the reason for opting such conversion. और फिर साथ के साथ हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होगी जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमें कन्वर्ट करना ही क्यों है। ठीक है, साथ में रीजंस देने के साथ साथ इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी साथ के साथ कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या था, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे एमओए के अंदर, और रीज़न वाई द एक्टिविटीज़ अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स of the company cannot be carried on the current structure that is section 8 company. तो हम क्या करना चाहते हैं? हम हमारी सेक्शन 8 कंपनी को किसी और तरीके की कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मतलब कि हमारे जो सेक्शन 8 कंपनी में जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मे भी पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, है ना, कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी तो हम सेक्शन 8 कंपनी से हटना चाहते हैं। तो रूल 21 में हमें कंडीशंस बताई गई है कि हम कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोला गया, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, और साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम क्या बताएंगे कि रीज़न कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, और हमारी कंपनी का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था। इफ़ प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्टिव्स आर प्रपोज टू बी ऑल्टर्ड देन व्हाट वुड बी द ऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस फॉर ऑल्ट्रेशन। तो अगर हम हमारे प्रिंसिपल या मेन ऑब्जेक्टिव्स को ऑल्टर करना चाहते हैं, उसको बदल के कुछ और करना चाहते हैं, तो हम साथ में उसका रीज़न देंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, रीजंस फॉर सच ऑल्ट्रेशन, व्हाट आर द प्रिविलेजेस और कंसेशंस करेंटली इंजॉयड बाय द कंपनी। अभी इस टाइम पर कौन से ऐसे प्रिविलेजेस है जो ये कंपनी इंजॉय कर रही है, टैक्स एग्जेम्पशन है इनके पास, कोई इनको कुछ इनको प्रॉपर्टी मिली हुई है, कोई इनको कम रेट पर कोई
रॉ मटेरियल मिलता है या कौन से ऐसे प्रिविलेज है जो अभी कंपनी इंजॉय कर रही है। डिटेल्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड कन्वर्जन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अगर हम इस कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, मेंबर्स पे। फिर रूल 21 सब रूल 3 प्रोवाइड्स अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन विद द कॉपी ऑफ नोटिस इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार एंड फॉर्म MGT 14। अब थर्ड पॉइंट में ये है कि वो जो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन था, कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन, ये वाला स्पेशल रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम क्या भेजेंगे, रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे, कौन से फॉर्म में, MGT 14 में। रूल 21 सब रूल 4 requires that company shall file application in form number INC 18 with the regional director along with the fees of certified copy of special resolution and copy of notice convening the meeting in the explanatory statement. The company shall attach the proof of serving notice served to all authorities. साथ के साथ हम INC 8 में एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे डायरेक्टर्स के साथ, और हम ये भी बताएंगे कि हमने सारे डायरेक्टर मतलब सारे पर्सन को हमने नोटिस सर्व किया है, इस चीज़ का भी प्रूफ देंगे। रूल 21 सब रूल 5 रिक्वायर्स दैट द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद एनेक्जर्स एज फाइल विद रीजनल डायरेक्टर अलॉन्ग विद द फाइल विद रजिस्ट्रार। तो अब लास्ट में हमें क्या करना है, जो एप्लीकेशन की कॉपी है ना, उसको हमें रीजनल डायरेक्टर को भी फाइल करना है रजिस्ट्रार के साथ साथ। तो एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ कि अगर हमें सेक्शन 8 कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो मतलब कि हमारे जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स है, हो सकता है कि वो फुलफिल ना हो पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम हमारी चैरिटेबल कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर लें। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, हमें चाहिए होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। साथ के साथ हमें एक स्टेटमेंट जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या क्या होगा, हमारी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, हमारी सेक्शन 8 कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और हमारे ऑब्जेक्ट्स पूरे ना होने का रीज़न्स क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि इस टाइम पर कंपनी कौन से प्रिविलेजेस और कौन से कंसेशंस को एंजॉय करती है, साथ में इस चेन से जो इम्पैक्ट आएगा मेंबर्स के ऊपर वो भी हम बताएंगे। फिर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को हम कहाँ भेजेंगे, रजिस्ट्रार के पास इन फॉर्म MGT 14, ठीक है। और फिर हमें रीजनल डायरेक्टर के पास भी एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, किस फॉर्म में, INC 18 फॉर्म में, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रार के पास हम क्या भेज रहे हैं, MGT 14 में हम भेज क्या रहे हैं, एक्चुअल में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। और रजिस्ट्रार के साथ साथ हमें एक एप्लीकेशन और किसको भी देनी है, रीजनल डायरेक्टर को भी देनी है। कौन से फॉर्म में देनी है, INC 18 में देनी है, INC 18 में देनी है। और साथ में हम ये भी प्रूव करेंगे कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स सबको सर्व करे थे, सबको हमने नोटिस भेजा था, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर को हम INC 18 के साथ साथ हम कॉपी ऑफ एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे। तो ये था हमारा क्या, कन्वर्जन। फिर उसके बाद अदर कंडीशन भी है हमारे पास कुछ, तो वो भी हमें पढ़नी है। तो आप अब पहले तो यहाँ तक का देख लो, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो यहाँ से हम फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अदर कंडीशन से। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो पूछ लो। सॉरी, नो मैम। ठीक है, एक बार क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है तो एक बार आप सब कुछ रिवाइज ज़रूर कर लेना, तब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी हम कुछ दिन लॉ ही रखेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद फिर अकाउंट्स शुरू करेंगे, ठीक है। ओके मैम।